इम्तियाज जलील को अगर किसी ने अगर हराया है तो गैरों ने नहीं हराया है। मेरे अपने ही कुछ लोग हैं। हां, यकीनन मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं जिस शख्स की बड़ी इज्जत करता था, अबू आसिम की, उस शख्स ने देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाकर जिस उम्मीदवार को रातों रात खड़ा किया, पैसा लेकर खड़ा किया, मैं 2000 से हारा, उसका उम्मीदवार 5000 वोट लिया। दोस्तों, आपको अपना कौन है, पराया कौन है, कौम का धंधा कौन करता है, सौदा कौन करता है, यह परखने का वक्त आया है। उसमें हर कोई आपकी महफिल में आएगा। वीडियो में जलील साहब क्या कह रहे हैं कि अबू हाशमी ने देवेंद्र फडणवीस से पैसे लेके मुझे हराया, मतलब दिशा भूल कर रहे हैं, पैसे लेके हराया, गलत बोल रहे थे। जलील साहब गलत बोल रहे। इम्तियाज जलील को मैंने हराया, क्यों हराया, कैसे हराया, ये देखिए। पहले मैं आपको बताता कैसे हराया, क्यों हराया के लिए 10 साल पूरे पीछे जाना पड़ेगा आपको। पहले मैं बता रहा आपको कैसे हराया। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद में डॉक्टर साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने तनातनी चढ़ी थी। मैं क्यों, तो मैं जमीनी लेवल पे काम करता हूँ तो मुझे सब मालूम था। तो मैं तनातनी चढ़ी, मैं देखा कि ये टाइम है। फिर मैं डॉक्टर गफ्फार साहब को एक लेटर लिखा, अरे साहब आप इतने बड़े नेता है और आप आपके होटल कॉलेजेस है, होटला है, चाहे जो भी, मंदिर के बाद में बच्चा शहीद हो गया तो बच्चे के माँ बाप आम खास मैदान पे गए इंसाफ मांगने के लिए, मदद के लिए। तो आम खास मैदान में इम्तियाज जलील साहब भी बैठे थे, आप भी बैठे थे, असद साहब बैठे थे। उसके बच्चे के माँ बाप बैनर बना के आए तो वहां से धक्का मुक्की करके वापस कर दिए। तो क्या कौम का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश करा और इसके उनको बोला साहब आप इमाम से राजीनामा दे दो। तो कादरी साहब मेरे को बोले, रजवी साहब मैं आपको सोच के बोलता हूँ। तो मैं हर 2-3 दिन में एक बार फोन लगाना, डॉक्टर साहब क्या हो गया, ऐसा महीना भर तक फोन लगाया। फिर महीने भर के बाद में डॉक्टर साहब का फोन आया, रजवी साहब मैंने इमाम से राजीनामा दे दिया। मतलब सर बहुत ठीक किया, अच्छा किए। जैसा 3 बजे फोन आया था मुझे, वैसा 4 बजे औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगाबाद पहुंच के मैं डॉक्टर साहब से कहने लगा साहब आप इलेक्शन लड़ो। तो डॉक्टर साहब कहने लगे नहीं रजवी साहब मेरा दिल नहीं है। मतलब क्यों, मैं 2 बार इमाम से लड़ा, 60-60 हजार के ऊपर वोट आए मुझे, तो अब तो लड़ेगा तो अब तो थोड़ी वोट आने वाले। बोला डॉक्टर साहब लड़ो आप। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब को बोला साहब हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो वोट पटाने के बाद में डॉक्टर साहब तैयार हुए और डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़े। और इलेक्शन लड़ने के बाद में डॉक्टर साहब ने 5900 वोट लिए और इम्तियाज जलील आया 2200 वोट से आ रहा। तो बताओ अगर डॉक्टर साहब खड़े नहीं रहते तो इम्तियाज जलील जीत जाता था। तो मेरे वजह से मैंने इम्तियाज जलील को हरा। अब बताता क्यों हराया। 10 साल में इम्तियाज जलील ने कितने बच्चे जेल में गए थे, कलमदुरी, मलकापुर, अपना किराड़पुरा, राम मंदिर, अपना नगर सेवक मतीन, ये सब की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं वो 2019 में मैं किरमानी साहब के पास गया। किरमानी साहब जब वंचित में थे, मैं किरमानी साहब को बोला साहब मैं जानने से आपसे मिलने आया और मैं आपसे मशवरा देने नहीं आया, मेरी सोच बताने आया। तो बोलिए। मतलब किरमानी साहब आप इमाम को गठबंधन मत करो। बोले क्यों। तो मैंने कहा देखो ऐसा, अब नगर पालिका के अंदर मतीन को पीट के ढेर कर दिए। 25 नगर सेवक थे, ढेर करके उसको दवा के फेंक दिए। दवाखाना में देखने के लिए जावेद कुरैशी साहब, जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी साहब दवाखाने में देखने के लिए गए तो उनको 14 दिन जेल में रहना पड़ा। 14 दिन जेल में रहा। मैं जावेद कुरैशी साहब से पूछा साहब आपको 14 दिन जेल क्यों हुए। तो उन्होंने कहा रजवी साहब मैं मतीन को देखने के लिए गया तो मुझे 14 दिन जेल में रहना पड़ा। तो मैं किरमानी साहब को वही बोला साहब क्या बोलते जावेद कुरैशी साहब एक तो जिला अध्यक्ष है और दूसरे एक बिजनेसमैन भी है। जब इतने बड़े आदमी का ये हाल हुआ तो साहब आम मुसलमानों का क्या होगा, सोचो जरा, आप सोचो।
तो ठीक है बोले। और इसी तरह और क्या बोलते जब जेल में डाल दिए मतीन, अच्छा हुआ तो उसको जेल में डाल दिए। जेल में डालने के बाद में मतीन की बेटी का रो रो के वीडियो आ रहा कि मेरे अब्बू जेल में है, उनको छुड़ाओ, हमारी मदद करो। एमएम वाले तो मदद करते बोलते ना कि मतीन को छुड़ाए नहीं, उसकी मदद नहीं करे। क्या मतीन की आंखों के आंसू क्या जलील साहब को नहीं देखेगी? अब दिल्ली में गुजरात में नगर पालिका इलेक्शन जा रहे हैं, वहां बोल रहे मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, अगर जरा भी तकलीफ हो तो मेरे को फोन करो। तो फिर ये जलील अपना मतीन की बेटी को आपकी आवाज आपको सुनी नहीं क्या आपने? मतीन की बेटी। उसी तरह फिर दूसरा एक केस हुआ साहब मलकापुर में दंगा हो गया। दंगा होने के बाद में शाम को एक फोन आया मेरे को, रजवी साहब बोले मलकापुर में दंगा होगा, 4 मुस्लिम महिला आधे खाली हो गए, पुलिस उठा के ले आ रही। ऐसे तो बहुत 200-300 बच्चों को अरेस्ट किया है, लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि उनको छुड़ाना जरूरी है। तो मौला इमाम के 8 नगर सेवक है ना वहां पर, तो उन्होंने कहा नगर सेवक खुद फरार है। अरे मौला आमदार साहब को फोन लगाना था, तो हम आमदार साहब को फोन लगाया तो कभी बोल रहे आ रहे हैं, कभी बोल रहे आना नहीं होता, फिर और नहीं आया। तो फिर मैं बोला ठीक है भाई, वो एक बच्चे को छुड़ाने का है तो मैं देखता। मैं हमारे मनसे के उपाध्यक्ष गजानन ठोसर को फोन लगा, बोला ठोसर साहब बच्चे तो बहुत अरेस्ट किए, लेकिन 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि उनकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ सकता, आप एफआईआर फटने से पहले उनको छोड़ा। तो ठोसर साहब ने कहा साहब ये नहीं हो सकता। मैंने बोला साहब कोशिश करो, बोला साहब ये नामुमकिन है। तो फिर ठोसर साहब को मैंने कहा साहब मैं राज साहब ठाकरे से बात करूं क्या? तो राज साहब ठाकरे का बात नाम सुना तो ठोसर साहब ने वो बोला रजवी साहब आप 2 घंटा बैठिए, 2 घंटा मेरा इंतजार करिए और बच्चों का नाम भेजिए। मैंने घंटे भर के बाद में ठोसर साहब का फोन आया, रजवी साहब एक बच्चे को मैंने छुड़ाया। मैं उनका धन्यवाद किया और बोला साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बच्चे को छुड़ाया। बाद में दूसरे दिन आमदार साहब मलकापुर आए। मलकापुर आने के बाद में पुलिस चौकी के सामने वो डींगा मारने लगे, जैसा गुजरात में डींगा मार रहे वैसे डींगा मारने लगे। इधर भाई डींगा मार रहे, अंदर पुलिस वाले बच्चों का क्या हाल किया बच्चों से पूछिए, और भाषण करके चले गए। कोई मदद नहीं की, ना असद साहब की तरफ से मदद आई, ना जलील साहब ने कुछ मदद की। कौम के बच्चे थे ना, 200-300 बच्चे को तो क्या कम होगा, कोई मदद नहीं की। मदद नहीं करने के बाद फिर क्या किलोमीटर है, यहाँ बैठे बैठे मैं एक बच्चे को छुड़ा सकता, तो आमदार साहब ने कितने आदमी को छुड़ाए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मनसे का पद रहता तो मैं मलकापुर में जाके बढ़ गया था, लेकिन मेरे पास मनसे का पद नहीं था। फिर भी मैं जितना होना उतना काम किया। और क्या बोलते इसी तरह कलमनुरी में भी हुआ। तो यहाँ पहले मैं ये वीडियो दिखे असद साहब की और कलमनुरी अध्यक्ष इसकी बच्चे की, क्या बोल रहे असद साहब? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम साहब कलमनुरी से इलियास, मैं शहर अध्यक्ष महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। बोलिए, बोलो साहब यहाँ पे 20 तारीख को अपने भारत बंद के इसमें जो मसला हुआ था, यहाँ पर समझो कुछ लोगों ने अपने नमाज के बाद नमाज पढ़ के बाहर निकले मस्जिद के, उधर से पुलिस आई तो पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज चलाई, अपने बच्चों ने कुछ खतराव करे। लेकिन उसमें साहब ऐसा होगा कि अपने जो बच्चों को 48 बच्चों पे एफआईआर हुई और उसमें से 100 बच्चों को इतर में बताया उन्होंने। उसमें से साहब जो कलमनुरी शहर में जो आप बच्चों को उठा रहे, तो मैं मजलिस से जुड़ा हुआ हूँ, बल्कि साहब सिर्फ मेरे घर के 6 लोग उठा दिए साहब, जेल में साहब सगे भाई। वो हालांकि सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है, एफआईआर में उनका नाम। तुम वकील खड़ा करे? जी साहब वकील खड़ा किए? वकील खड़ा नहीं करे सर अभी। क्यों साहब? वहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे साहब, वहाँ पे किसको भी आएगी अंदर डाल दे रहे साहब। अरे भाई तुम वकील को तो भिजाओ, तुम्हारा भाई जेल में है ना साहब। उनको इस कदर मार रहे साहब, उनको इसके उनके मुंह में से कानों में से खून जा रहा है साहब, इस कदर उनको मार रहे साहब। अभी जेल को नहीं बुझाया, पुलिस में है अभी? नहीं, हाँ अभी पुलिस में है साहब। अभी उन्होंने बोलने का पुलिस ने अरेस्ट करके लेके चले गए। एक बार लाइन करो। ओके सर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो इम्तियाज जलील साहब, एमपी साहब लाइन पर, दूसरा लाइन बोलो तो। जी साहब, अभी यहाँ पर जो 2 दिन पहले हमारे भैया को 6 भाइयों को एक घर में से उठा के लेके चले गए, दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के,
और दूसरी बात साहब, उनको इस कदर भी मार रहे हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं है साहब, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। अभी भी दिन में से बच्चों को उठाना चालू है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं है और ना ही उन्होंने कैमरे में आए वाले हैं, ना उनके ऊपर एफआईआर है। तो मेरे भाई किसको बोलना बोले इम्तियाज साहब को पुलिस में सर मैंने इम्तियाज, मेरे को कल फोन आया सर, मैंने वहाँ पे बोल के एसपी है और जी। एसपी है, दोनों बात जी साहब जी साहब इम्तियाज साहब ने साहब, मैंने उनको कॉल करके बताया था बात, योगेश कुमार साहब का एसपी का मैंने उनको नंबर भी दिया, लेकिन साहब नंबर देने के बाद भी इम्तियाज साहब वो लोग उठाना बंद नहीं कर रहे हैं। अपने जो फैमिली है, जो घर के जो मेरे खुद के 6 लोग हैं, उनको इस खतर मार रहे हैं। उनका क्लियर बोलना है कि साहब मतलब जो हमारे को सीसीटीवी के अंदर आए हैं तो करते हुए जी सर, हम वही लोगों को। तो सर एक मिनट सर, वो जो उसमें जो 6 लोग हैं ना सर, जो 6 लोग में अगर चाहे आपने कोई भी अगर चाहे एक भी अगर चाहे घर का होगा तो अपन गुनाह कबूल करने के वास्ते तैयार है साहब। 6 लोग भी अपने नहीं थे सर वो मैटर में। सबसे पहले सर तो मुझे सर एक मिनट, सबसे पहले तो उन्होंने सर मुझे 1 बजे लिया के वहाँ पे अरेस्ट कर दिए थे, लेकिन उनका जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करे, वो एफआईआर चेक करे, उसमें मेरा नाम नहीं मिला, तो मेरे को 2:30 बजे रात को छोड़े सर पुलिस स्टेशन में से, और दूसरे दिन मेरे भाइयों को उठाकर लेके चले गए। और दूसरी बात साहब, कलमनुरी के अंदर तुम्हारे जो 6 भाइयां हैं जी साहब, कलमनुरी के बच्चे का बयान, वो असद साहब को बोला मेरे सगे भाई को 6 भाइयों को उठा के ले गए, नाक मुंह से खून निकले तक मारे। असद साहब बोले वकील लगाए क्या, फिर बोले इम्तियाज जलील साहब से बात करो, फिर इम्तियाज जलील बीच में आके बारीक से आवाज से बोला साहब मैं एसपी से आपसे बात किया। तो क्या बात किया एसपी साहब से, 150 से ज्यादा का बच्चे एसपी साहब ने गिरफ्तार करे और एक एक बच्चे के ऊपर 3-3 गुना डाले, और एक गुना के 6,000 रुपए, 3 गुने के 18,000 रुपए। ऐसा तो 112 बच्चे की जालना जेल के 120 लाख रुपए हो रहे, परभनी जेल में भी है। तो एसपी साहब से बात करके क्या फायदा हुआ? आप तो मोदी को योगी को नहीं मानते, तो फिर मामूली काम नहीं कर सके आपने। मैं जालना में बैठ के मलकापुर में एक बच्चे को छुड़ाया, आप दूसरे दिन आके बच्चों को कुछ भाषण देके चले गए, कोई मदद नहीं करे, पैसा नहीं दिए, वो वकील ही नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कौम का काम करते। कौम बोलना आपका मजहब है और कौम के वोट लेना आपका धंधा है। ये होने के बाद में कौम की मदद करना आपकी डिक्शनरी में नहीं है। फिर दूसरे मेरे को फिर कलमनुरी से 2 नगर सेवक, कांग्रेस के नगर सेवक मेरे पास आए और मेरे पास से कहने लगे साहब अपने को जालना जेल में चलने का। मैं उन नगर सेवकों को बोला भाई अब जालना जेल में जाके क्या फायदा? बोले साहब अपन जेलर साहब से मिलेंगे। मैं हाँ ठीक है, जेलर साहब से मिलना तो चलो। मैं 2 नगर सेवक और मैं जालना जेल में गए। जालना जेल में जाके जेलर साहब से मिले। जेलर साहब ने चाय पिलाया, चाय पिलाने के बाद में जेलर साहब बोले रजवी साहब एक एक बच्चे पे 3-3 गुना है और एक गुना के 6,000 रुपए है, 3 गुना के 1,800 रुपए, 18,000 रुपए। तो कितना बड़ा खर्चा हुआ। आप तो भाषण दे के भड़का दे, फिर बच्चों को पैसे देते नहीं, कुछ नहीं। बच्चे आपके प्रोग्राम में बगैर पैसे लेके घर से बच्चों से पैसे खाने के लेके आते आपके, और आप वो बच्चों का वो हाल कर रहे हैं। आप घर से ने खुद का पैसा और जमा करके ये बच्चों को छुड़ाया, इतना बड़ा खर्चा किया। और ये तो हर आमदार साहब, खासदार साहब, उनके चेले चपाटे सब मुसलमान लीडर गद्दार, कांग्रेस की लीडर गद्दार, वही गद्दारों ने एमआईएम के बच्चों को छुड़ाया और खुद के भी पैसे लगाए, जमा करके बच्चों को बरी करा। तुम लोग क्या करते है? बराबर। अभी लॉकडाउन के टाइम पे देखिए पूरा देश परेशान था, और परेशानी से ज्यादा मुसलमान ही गरीब है, उनको तो ज्यादा तकलीफ होती। कुछ गरीब खातून थैलियां लेके रोड पे निकली और उधर से खासदार साहब इम्पोर्टेड गाड़ी लेके आए और आके उनको बोला अरे क्या तमाशा लगा ये, चलो निकलो यहाँ से। ऐसा बेइज्जत करके किया, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने बोला खासदार साहब, अफसर खान बराबर बोलता कि जब ये आमदार खासदार नहीं था तो जब पत्रकार था तो हमारे पास 500-600 रुपए के आगे पीछे चक्कर लगाता था। खासदार साहब अपनी औकात में भूलो। ये गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग जेल में बैठे थे, चाहे मलकापुर जेल के रहो, चाहे कलमनुरी के जेल के रहो, कि राम मंदिर के जेल के बच्चे रहो, ये बच्चे ने आपको खासदार से आमदार से खासदार बनाया और वो बच्चों के सामने सलूक करते गलत है। राम मंदिर का देखो, राम मंदिर में आमदार साहब, खासदार साहब अंदर बैठे और बाहर हंगामा हो रहा। अंदर से आमदार खासदार साहब बोल रहे हैं कि बच्चों तोड़ फोड़ मत करो, मतलब बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, और अपन अंदर बैठ के मसीहा बनाए। अंदर बैठ के क्या मिला आपको? वीडियो देखो, मैंने वीडियो डाल बता रहा हूँ, ये वीडियो देख लीजिए और फिर बोलिए। और
भाइयों, मैं किराड़पुरे के राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, हाँ बाहर कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मंदिर के अंदर मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। इसीलिए अगर कोई लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं तो बिल्कुल उन बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। मैं ज़ाती तौर के ऊपर यहाँ पर राम मंदिर के अंदर खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं बाहर कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन मैं सभी बाहर गड़बड़ी हो गई, कुछ गाड़ियों का तोड़ फोड़ करे हैं, इस तरह का बच्चों को बदनाम कर रहे हैं और अपन अंदर बैठ के मसीहा बने हुए हैं और मसीहा बने हुए हैं। अगर आमदार साहब बाहर खड़े रहते तो इतना नुकसान होता क्या, दो बच्चे शहीद होते थे क्या, 70-80 बच्चे जेल में जाते थे क्या, अंदर रहता। अगर जलील साहब के घर के ऊपर हमला होता और उनके बच्चे घर में रहते तो क्या जलील साहब अंदर घर में रहते थे क्या? ये वीडियो देखो बस। 70-80 बच्चे अरेस्ट हुए तो उनको क्या इम्तियाज जलील ने मदद की कि असद साहब ने मदद की? ये लोग खौम ये लोग का काम है खौम बोलना, तो क्यों से बच्चों को निकाले? किसी को भी नहीं निकाले। हमारे अफसर खान ने 60 से 65 बच्चे निकाले और इमाम के एक नगर से ये हाजी इशाक ने 5 से 6 बच्चों को निकाला। वो लोग कह रहे कि वो इनके रिश्तेदार हैं और बाकी के बच्चे दूसरों ने छुड़ाए। ना तो इम्तियाज जलील ने उनको छुड़ाया, ना असद उसने छुड़ाया, ना कोई वकील लगाया, कुछ नहीं लगाया। खाली उनका कोई नारा है खौम और खौम से उठ लेना उनका धंधा है। और एक वीडियो बताता हूँ मैं। किराड़पुर के समीर खान के वालिद वालदा और रिश्तेदार कुछ बैनर बना के, समीर के बैनर बना के आम खास मैदान पर पहुंचे। क्यों? तो उनको वहाँ मैदान में, आम खास मैदान पे असद साहब, जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार साहब ये सब बैठे थे। वो लेके गए, वहां ले जाने के बाद बैनर लेके गए तो वहां पे बच्चों ने वहां तक पहुंचने नहीं दिए, उनको धक्का बुक्की करके वापस कर दिए। वीडियो बता तो देख लिए, मैं झूठ बोला, वीडियो देखिए। ये वो तलवार है जिसे आपने अगर किसी से आपकी काटी जाएगी। माजी में यही कुछ होता रहा है। इस मरतबा हम खासदार के ऑफिस पे गए, वो बोलते हम अभी कंप्यूटर पे काम कर रहे। डॉक्टर साहब से मिलने गए, डॉक्टर साहब नहीं मिलते। आज जो है असद आवे से मिलने गए तो उनसे मिलने नहीं दिए। 9-10 राउंड फायरिंग करे वहाँ पुलिस वालों ने, उसको गोली लगी। इन्होंने हमको क्यों गुमराह करे? तो ये ऐमान के कौन से लोग थे जिन्होंने आपको गुमराह? नासिर सिद्दीकी थे वहाँ, उसामा था, इम्तियाज जलील, बिलाल जलील, पूरे ऐमान के पूरे कार्यकर्ता थे वहाँ। फिरोज खान। जब ये हादसा हुआ, जब हादसा हुआ, ये लोग घाटी में आए, मेरे को गुमराह कर दिए। मेरे बच्चे को इन्होंने मेरे को देखने तक के नहीं दी। घाटी वालों ने डिक्लेयर करने से पहले ये लोग ने मेरे को नीचे लेके आ गए। हाँ, फिजर पटेल थे, एक्सीडेंट हुआ, बोले इसमें बेगुनाह लोग आ जाएंगे बोल के मेरे को गुमराह कर करे। खाली हमारे हाथ में हमारे बच्चे के फोटो लेके खड़े थे हम, उत्ते पे भी ऐमान के लोगों ने आके छीन के फाड़ के फेंक दिए। समीर खान के वालिद वालदा गए तो उनके साथ में क्या हुआ? जब स्टेज पे उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं, वहाँ भाषण चालू था, सब लोग बैठे। अब ये कौम की बात करते, बच्चा आया ठीक है जो भी है, तो आपको उससे इंसाफ तो दिलाना चाहिए, नहीं करना है, कौम का बच्चा है ना। तो ये गलत कैसा लपरा का खासदार साहब ऐसे तो स्टेज पे आके हम 550 एक बाजू और 2 खासदार भारी, तो फिर ऐसे इतने भारी रहने के बाद में फिर औरंगाबाद का नाम कैसे बदली हो गया? कि आपने अब औरंगाबाद की आवाम आपसे पूछ रही है कि आपने हुमायूं कबीर जैसा औरंगाबाद, हमारी मुसलमानों की आन बान शान भेज डाली, बुजुर्गों को परसों पुरानी भेज डाली, या पैसे पत्रकार के सामने? स्टेज पे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते, पत्रकार के सामने कैसा लपक रहे? पत्रकार के ऐसे लपकने या डर के भेज दिए, डर के छोड़ दिए कि क्या करें आप? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और उल्टा आप स्टेज पे आके हंस के बात करो, वीडियो सब आता था। अब पहले एक बात कहने के लिए आया हूं, एक पुराना हिसाब चुकाना था। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, और वो हिसाब चुकाने की शुरुआत आज हम करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इम्तियाज जलील आपका भाई, आपका बेटा, ये औरंगाबाद का सांसद था और इंशाअल्लाह औरंगाबाद का ही सांसद रहने वाला है। बड़ा फड़फड़ा रहे हैं मेरे शहर का नाम बदलकर, बड़ा कूद रहे हैं।
तीनों डांस कर रहे हैं। देवेंद्र बोलता मैंने करा, तो एकनाथ कहता नहीं मैंने करा, और जिसका नाम और निशान दोनों मिट गए वो बोल रहा मैंने करा। मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। हे औरंगजेब आहे, हे रजाकार आहे, हे निजामाशी संबंध, माझा काहीही संबंध नाही आहे। माझा संबंध औरंगजेबशी आहे ना, माझा रजाकारांशी आहे ना, मुघलांशी आहे ना, निजामाशी आहे। कशासाठी तुम्ही मला बळजबरीने माझा संबंध त्यांच्याशी जोडण्याचा म्हणजे मग या शहराच्या नामांतराच्या वेळेला आपण जी भूमिका घेतली की मी औरंगाबाद मध्ये जन्माला आलो आणि औरंगाबाद मध्येच मरणार, अशी भूमिका आपण घेतली होती। ठीक आहे, निजामाशी असलेला संबंध आपण समजू शकतो, औरंगजेबाशी काय संबंध आहे? काही नाही, ती भूमिका आपल्याला काय घ्यावी वाटते? काही नाही, मी औरंगाबाद मध्ये जन्म झाला माझा, आणि मी घाणेरड्या राजनीतीसाठी महापुरुषांच्या नावाचा कधीही दुरुपयोग करणार नाही। तुम्ही अजूनही औरंगजेबाला महापुरुष म्हणता? नो 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 नो, मी छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज असू द्या। ये वीडियो में भी लपक रहा, वो वीडियो में खुश होकर बात कर रहा। क्या बताएंगे आप? अपना औरंगाबाद के बुजुर्ग की निशानी मिटा के वो खुश होके बोल रहा है कि फडणवीस ने किया, मैंने किया। खुश होने के बाद और खुद औरंगाबाद का नाम और निशान मिटा दिया तो खुश हो रहा है, और खुद हार गया तो कैसा मायूसी का मातम बना के एक एक मिसाल दे रहा है। देखिए ये वीडियो, देखिए क्या मिसाल दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सबके क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, नौजवानों, एक बात कहना चाहता हूँ। 4 जून 2024 और 23 नवंबर 2024, ये 2 दिन शायद हमारी ज़िंदगी में हम कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने 2014 में एक जश्न मनाया था जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर पहली जीत हासिल की थी, जब आप लोगों की दुआओं से आपने हमें एमएलए बनाया था। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया मजाक उड़ाती थी, 2019 के अंदर जब सारी लोग कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, औरंगाबाद के इत्तेहाद ने, औरंगाबाद की एकजहती ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान को दिखाया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने चुन कर दिया। दोस्तों, मैं आज भी वो मंज़र याद करता हूँ 23 नवंबर 2024 का। हरसूल का एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा था, जो रात में एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में हरा रंग उसने उस थैली में भरा, एक छोटा सा पतंग उसके हाथ में था। दूसरे दिन नतीजे निकलने वाले थे। वो लड़का रात में जब सोने के लिए गया तो उसने अपने पलंग के पास तकिए के नीचे वो हरे रंग की छोटी पैकेट उस तकिए के नीचे रखा। वो छोटा सा झंडा, मजलिस का झंडा, उसने तकिए के नीचे रखा। रात में 2 बजे वो बच्चा उठा और अपनी माँ से पूछा, क्या पतंग वाले जीत गए हैं? माँ ने उसे सुलाई और कहा, अभी रात है, अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी सुबह होने को है। वो बच्चा फिर 4 बजे उठा। उसके वालिद ने उसे फिर सुलाया और ये कहा कि अभी रात है, अभी सुबह नहीं हुई है। और जब नतीजे आए मेरे भाई, वो लड़का जिस तरीके से बिलक बिलक कर रो रहा था, उसके वालिद ने वो वीडियो मेरे पास भेजा, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। 2024 कभी नहीं भूलूंगा। 23 नवंबर 2024 को नहीं भूलूंगा। क्यों? तो वो खुद हारा तो इतनी मायूसी बता रहा। और औरंगाबाद का नाम और हमारे बरसों का
बुजुर्ग का नामो निशान मिटा के कितना खुश हो रहा। तो आप भी कितना तालियां बजा रहे हैं। आपको ये मैं वीडियो बताया बच्चे का, देखो इसे सबक सीखो। बच्चा रात भर सोया नहीं, वो कैसेट बता रहा मैं, हमें इम्तियाज जलील खुद बता रहे हैं कि बच्चे ने रात में 12 बजे उठा, माँ से पूछा, माँ ने बोली बेटा अभी रिजल्ट आए नहीं, सो जाओ। बाद में फिर सुबह 4 बजे उठा, बाप ने बोला बेटा सो जाओ, रिजल्ट नहीं आए, सो जाओ। फिर सुबह रिजल्ट आया तो बच्चा रो रो के बिलक बिलक के रोया दिन भर। तो वो वीडियो इम्तियाज जलील साहब के पास जिंदगी भर रहेगा, वो वीडियो देखिए ना आपने। अब बताइए आप क्या करना चाहिए। असद साहब 2012 से आवाज उठा रहे हैं, 12 से आवाज उठा रहे हैं, 2012 और ये 14 साल से आवाज उठा रहे हैं। और अपना इम्तियाज जलील साहब 12 साल से आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठा रहे तो क्या फायदा किए कौम का, बताइए मेरे को। असद साहब ने भी क्या किए, खाली आवाज उठाते हैं, भाव का भाषण देते हैं, मुसलमान खुश होता, तालियां बजती, और स्टेज के बाहर सीधा मुसलमानों को नुकसान होता, मोब लिंचिंग होती, इनके भाषण की वजह से मोब लिंचिंग होती। अब देखिए दिल्ली में मोब लिंचिंग हुई तो वहां पर जैसा एक हाफिज साहब को पीट पीट के शहीद कर दिया गया, ये बात जैसा अपने अमानुल्लाह खान को मालूम पड़ा, आम आदमी पार्टी के आमदार को, ताबड़तोड़ पुलिस चौकी पहुंची और पुलिस चौकी में रात भर दिन भर बैठकर हाफिज साहब को इंसाफ दिलाया और मदद की, पैसों से ही मदद की। और इन्होंने क्या किया, दूसरा इसी तरह का दूसरा केस है जुनैद नाम का, जुनैद को भी पीट पीट के शहीद कर दिए। और जुनैद को भी आम आदमी पार्टी के आमदार अमानुल्लाह खान साहब वहां पहुंचे, उनके ऊपर का भी केस हटाया, उनको मदद की, पैसों से मदद की, इंसाफ दिलाया और उनकी बीवी को नौकरी पे लगाया। तो ऐसा कोई काम अगर 2012 से लेके असद साहब काम कर रहे, मतलब 14 साल में ऐसा कोई काम करेगा, बताइए। इम्तियाज जलील साहब 2014 से कर रहे, ऐसा कोई काम करेगा पलट के। वो इम्तियाज जलील साहब की वजह से कलमनुरी में बच्चे अंदर हुए, मलकापुर में बच्चे अंदर, और किराड़पुर में बच्चे अंदर हुए, किसी को कोई छुड़ाया नहीं, कोई एक पैसा नहीं। महानगर पालिका में मतीन अंदर हुआ ना, उसकी भी कोई मदद करे। तो आपका खौम कहना ही आपका मजहब है, और खौम के वोट लेना आपका धंधा है, और किसी की मदद नहीं करना आपके डिक्शनरी में नहीं है। आप बता दिए मेरे तब जो काम करेगा, मैं भी 2012 से काम कर रहा हूँ, ना मेरे पास कोई पक्ष है ना कोई, हाँ मैं सबसे मिलके रहता हूँ, जैसा मन से कि रहो, मेरा कौम का काम बने। में 2024 में हम मेरे को वो खैरे साहब मेरा जो जुमला सुन के घबरा गए, बोला नहीं रे बाबा मेरे पास तो होगा, ठीक है वो हालांकि जबकि 25 साल खासदार रहा और वो भी शिवसेना का, ऐसा आदमी घबरा गया। बोलो तो मैं निकल खड़ा था, मैं वापस हुआ, थोड़ा आगे गया तो आदमी आया, बोले साहब आपको साहब बुला रहे। मैं गया खैरे साहब के पास, तो खैरे साहब ने पूछा जनाब आपको मुझसे क्या चाहिए। मैंने खैरे साहब से कहा साहब मुझे कुछ नहीं है, एक छोटा सा काम है। बोलिए क्या काम है। तो बोला हमारे मौलाना साहब गेल के अंदर है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उनके ऊपर कुछ ज्यादा वो केस ही नहीं है। भड़काऊ बयान तो वो मौलाना से ज्यादा लोग देते, लेकिन उनके एफआईआर भी नहीं पड़ता, और ये कितने दिन से जेल में है। तो खैरा साहब बोले यार वो तो कोई केस ही नहीं है। ठीक है बोले मतलब आप जीतेंगे तो खैर हमारे सलमान साहब को छुड़ाना। तो बोले ठीक है अगर मैं जीत गया तो सलमान अजहरी साहब को छुड़ाऊंगा। ऐसा बोला नहीं हाँ पहले ठीक है क्या नहीं निकालो बंद ने मुझसे कहा साहब ऐसा करिए, आप है तो हमारे एशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हाशमी साहब से मिलिए। अब वो हमारे कोर कमेटी के मेंबर है, आप उनसे बात करिए। फिर मैं चलेगा, फिर मेरा काम चालू कर। रमजान में रोजे रख के काम किया। मैं मेरा स्टाइल है कैसा काम किया तो मैं जमीनी लेवल पे काम करता हूँ। मैं वाणिज्य एमआईडी से जाने गया, मैं मेरा काम भी था कंपनी का, काम करने के हिसाब से वाणिज्य एमआईडी से गया। तो वहाँ वाणिज्य एमआईडी से के पास ये झामड़ गया से चौक पे, तो मैं देखा कि चौक पे चाय की दुकान है, 10-15 लोग बैठे थे। तो मैं ड्राइवर से बोला बेटा गाड़ी बस साइड में लगा दो, अपन चाय पीएंगे। हम वहाँ चाय पीने के बैठे, मेरा स्टाइल रहता वो चालू किया मैं। तो एक मुसलमान थे, एक कट्टर वो था लगता एमआईएम का था, वो उठ के बोला रहे साहब ऐसा कैसा बोल रहे, आप बोल रहे राम मंदिर के पास बच्चा शहीद होगा। तो ऐसे केस तो एक दो होते रहते। बोला क्या बोला,
बोले मला तेरे बच्चे के साथ अगर ऐसा होता तो क्या करता? तो झट इतने बड़े बड़े बंडे लिया और खड़े होगा। देखो दूसरे की बच्चा मरा तो इमाम और अपना बच्चा तो पत्थर। अरे साहब वीडियो के साथ बता रहे ना, उनको पता ये गलत है, ऐसे पूरे वीडियो के साथ बता रहे, तो उसमें क्या गलत है? तो आप वहां पे चल के पूछ भी सकते हैं वाली हमारी से झामर गए गैस के पास। फिर वहां से हम निकले, मेरा स्टाइल है गाड़ी से निकलता रिक्शे में बैठता गाड़ी में बैठता, जहाँ भी लोग दिखे वहां जाके बैठ जाता। मैं वहां जाके बैठता, मैं अपना वीडियो बता के उनको मना लेता, मान जाते वो लोग। ऐसा मैंने इमाम के खिलाफ प्रचार किया 2024 लोकसभा में। तो फिर बाद में वो अल्लाह ने उसको हरा दिया, इसको इम्तियाज जलील को हारने का बाद आया विधानसभा। अब विधानसभा में क्या किया, अब मालूम पड़ा कि सलमान अली साहब जेल से छूट गए, तो उनसे जाके मिला कौन, इम्तियाज जलील, और जाके मिल के कहा कि बोले भाई औरंगाबाद में आपका प्रोग्राम रखो। तो उन्होंने कुछ 16 तारीख दिए, तो यहाँ पे औरंगाबाद अजहरी साहब आ रहे बोल के औरंगाबाद में प्रोग्राम जगह जगह स्टेज बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्टर बना के रखे और अजहरी साहब के लिए। अगर वो आया तो थोड़ा बहुत फायदा हो गया, लेकिन तो उसको हरना ही था। तो वो बना के लगे, विधानसभा की बात कर रहा, वो बना के रखे। जैसा मेरे को मालूम पड़ा सलमान अजहरी साहब औरंगाबाद आ रहे, मैं वैसे ही बॉम्बे गया। बॉम्बे जाके देखा तो अजहरी साहब गांव गए हुए थे। तो वो एक ने बोले भाई साहब आपको अगर मिलना है तो उनके बड़े भाई है जुबेर रजा साहब भाई कल्ला में नौपाड़ा में हरी मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में है वहाँ पे। मैं हरी मस्जिद में भाई कल्ला गया, भाई कल्ला जाके वहाँ पे हरी मस्जिद में जाके मुफ्ती जुबेर साहब से मिला। मुदर साहब से मिलने के बाद में उनसे बात करी और मैंने कहा साहब आप ये जलील इम्तियाज साहब वो सलमान साहब औरंगाबाद आ रहे, उनको आने मत। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने एक वीडियो बताया, आप भी देखिए वीडियो। जोडण्यात येईल, मला पुन्हा औरंगजेबशी जोडण्यात येईल। मी स्पष्टपणे सांगतो खैरे साहेब, तुम्ही हे बोलताना माझा उत्तर तुम्ही ऐकून घ्या। माझा औरंगजेबशी काही संबंध नाही, रजाकार होते, गेले मेले संपले, माझा काही त्यांच्याशी संबंधित नाही। निजामाशी माझे काय देणं घेणं आहे, तर हे कुणाचं नाही, हे अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे, मी अस्सल महाराष्ट्रीयन आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे मी, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा आहे मी, संविधानाला मानणारा आहे। तर कृपा करून माझा संबंध हे सगळं यांच्याशी जोडू नका करू। पण आता सगळे बाळासाहेबांचे विचार मानायला औरंगाबाद में भेजते अपने अजहरी साहब को, हम पे भरोसा रखो। मतलब साहब आपके ऊपर तो पूरा भरोसा है, लेकिन इम्तियाज जलील और असद साहब पे कोई भरोसा नहीं, क्यों तो मक्का में जाके कसम खाते, तो ऐसे लोग पे क्या भरोसा करें। अब मैं तो किसी को कसम नहीं खा सकता। मक्का मैं भी जा रहा हूँ हज को, हज से आने दुआ करूंगा कि कौम की भलाई हो, हमारे मुल्क की भलाई हो। वहाँ किसी कसम खाने की जरूरत नहीं मेरे को। अगर किसी को पूछ देगा तो यही चलो, करमनूरी चलो, मलकापुर चलो, किराड़पुरा चलो, तो अल्लाह ने मुझे किसी कसम खाने की वो नहीं रखा। अल्लाह का एहसान है, लाख लाख एहसान है कि मैं अब हज को जा रहा हूँ। आने के बाद में यूपी में कर देखते हैं 2027 का, अगर 2027 हमने जीत गए तो 2029 में दिल्ली में हमारा ही राज होगा।